सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा का नमस्कार। और मेरे साथ हैं कौन? दीपा माहेश्वरी। आप सबको भी दीपा का नमस्कार। तो दीपा जी, हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले तो हम सखियों को ये बता दें कि आज किस किस बारे में हम बातें करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप बताइए क्या करने वाले हैं हम बातें। बहुत सारी बातें होंगी। विश्व हृदय दिवस है आज, तो उसके बारे में बताएंगे। और नेहा और हाँ ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ कि मोबाइल से अटके दुनिया से भटके, ये एक बहुत ही अच्छा जो बात है वो हम करने वाले हैं। अच्छी है कि नहीं तो हमारी सखियां ही बताएंगी बाद में। और इसके अलावा हम बात करने वाले करियर गाइडेंस की जो बात करेंगे उसमें हम बताएंगे कैसे बने यूट्यूबर। जी। तो ये जो आपने मेरी मदद करी अभी, हाँ जी, सारी बातें बता दी। सारी हम आज हम किस किस बातों पे चर्चा करेंगे आपने हमें ये बताया, उसके लिए धन्यवाद। कितना अच्छा है ना, मदद के लिए धन्यवाद देना। और मदद करना भी कितना अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पे मदद तो करनी चाहिए एक दूसरे की। बिना मदद के तो शायद हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जी, हमें लगता है कभी कभी कि नहीं मुझे सब आता है, मैं तो सब कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त वक्त पर हर मोड़ पर कभी कहीं कहीं या कहीं कहीं ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हमें कभी किसी की साथी की जरूरत होती है, कभी किसी दोस्त की जरूरत होती है, कभी पड़ोसी की जरूरत होती है, या कभी किसी बहुत अपने की जरूरत होती है। यानी अकेले जिंदगी नहीं जी सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि हम जब चलना सीखते हैं तो भी मदद ना मिले तो हम चलना सीखें, और मदद ना मिले तो हम बोलना ही कैसे जानेंगे। कोई बोले ही ना अगर हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कैसा था ना नेहा, जब हम छोटे थे तो किसी बच्चे ने या हमारे दोस्त ने कुछ एक चीज मांगते थे, हम क्या भाग करके बिल्कुल वो चीज देने चले जाते या उसकी मदद के लिए पहुंच जाते। या हमारे किसी अतरंग दोस्त का झगड़ा हो जाए किसी और से, तो हम कितनी तेजी से भागते थे कि वो तो मेरा बिल्कुल अपना है, ऐसे कैसे झगड़ा हो गया, और हम दौड़ के उसे बचाने के लिए पहुंच जाते थे। और पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ जाती है, दूसरों को मार देते थे। सिंगल हड्डी होते थे पर फिर भी लड़ने के लिए बिल्कुल साथ में मिल जाते थे। तो कहते कि बंद मुट्ठी लाख की, इसीलिए कहते कि सब जब मिल जाते हैं सब तो एक और एक 11 बन जाते हैं और लड़ लेते हैं किसी तरह से। फिर थोड़ा बड़े होते होते तो मुझे लगता है ये स्वभाव थोड़ा थोड़ा फिर जो भाग के मदद करने वाला जो हमारा इंसानी स्वभाव है ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। हम थोड़े अपने में रहने लगते हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मतलबी है, कोई हमारी मदद नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि सामने वाला तो आके हमारी मदद करे, पर हम कई बार उपलब्ध नहीं होते मदद के लिए। कई बार इच्छा से भी, या कभी कभी कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जहाँ हम चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते। कह सकते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि उन जिम्मेदारियों से हम निकल नहीं पाए होते हैं और हमसे कोई मदद मांगता है। तो हम चाहते तो हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसे हमारी एक धारणा बनती जाती है लोगों के मन में भी और हमारे मन में भी कि भाई जो भी है, जो भी व्यक्ति है वो हमारी मदद नहीं करता, या हम किसी की मदद नहीं, हमें किसी की मदद नहीं मिलती। तो ये चीजें आगे आती जाती हैं। और जब मदद ना मिले, बड़ी उम्र में की बात कर रहे हैं खास तौर पे, तब सामने वाले की मनस्थिति को समझना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए देखो हमने उससे मदद मांगी, हमने जरा सी हेल्प के लिए बोला और वो आया नहीं। हो सकता है उस इंसान की का, जैसे तुम बता रही हो कि कुछ कारण होगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि वो चाह करके भी नहीं कर पा रहा होगा। वक्त जैसे जैसे आगे जाता है तो अपनी अपनी जिंदगी की सबकी व्यवस्थाएं जो रहती हैं, अपनी जरूरत रहती हैं और अपनी परिस्थितियां रहती हैं, वो उसी के अनुसार काम करता है इंसान। तो हम ये हमारे साथ भी हो जाता है कि हम चाह करके भी कभी किसी की मदद नहीं कर पाते। मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। परसों की ही बात है। मेरे एक मित्र जा रहे थे शाम के वक्त, 8 बजे का वक्त है जिस वक्त रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब उनकी गाड़ी के आगे एक बुजुर्गवार थे, उनकी गाड़ी थी जी। तो बड़े की तुम्हें पता है आदत कैसी होती है, बहुत संभाल के गाड़ी चलाते, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे और ध्यान से चलाते हैं, और वो सारे ट्रैफिक के हर नियम का पालन करते हुए चलते हैं। लेकिन बड़ों को और बाकी लोगों को जल्दबाजी रहती है तो हॉर्न बजाते हैं। हम लाख मना करते हैं फिर भी लोग हॉर्न तो बजाते हैं। उनकी गाड़ी कहीं अटक गई रोड पर, बिल्कुल बीच में, सिग्नल से थोड़ा पहले जी। और अब तो सिग्नल ग्रीन हो गया तो लोगों को जाना ही था, कोई ठहरना नहीं चाहता।
अब ये मित्र हमारे पीछे थे, उन्होंने जब इस बुजुर्ग को देखा कि इनकी गाड़ी अटक गई और जब उनको ये नजर आया कि कोई बुजुर्ग हैं, वो अकेले हैं गाड़ी में, तो इन्होंने अपनी गाड़ी से उतर के उनको कोशिश करी कि इनकी गाड़ी को लेफ्ट में कहीं खड़ा करवा दे ताकि गाड़ी मदद हो सके। पड़ चुकी है तो इनको मदद मिल जाए या मैकेनिक को बुलाया जा सके। आप सोचिए कितनी आश्चर्य की बात है कि वहां कोई रुकने को तैयार नहीं था। सबको अपने अपने काम में लगे होते हैं, किसी को आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं महसूस होती है। और दोस्त को इतनी दिक्कत हुई है कि उनको गाड़ी को लेफ्ट में लेकर आने के लिए उन्हें खुद की अपनी गाड़ी को मोड़ करके वापस से जहां से आ रहे थे उस रास्ते उनको खड़ा करना पड़ा और इन बुजुर्ग की गाड़ी को बहुत दिक्कतों के बाद साइड में कहीं खड़ा करवाया और उनके लिए आगे जाकर किसी मैकेनिक को भी भेजा। तो बाकियों से मदद मांग रहे थे कि वो धक्का मारने के लिए, जब गाड़ी की धक्का मारने के लिए मदद मांग रहे थे, कोई उतर के नीचे नहीं आया। तो ये किस्सा था, अभी अभी सुना तो मुझे लगा बता देते हैं अपनी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम व्यस्त सड़क पर जब कोई रोड पार कर रहा हो तो रुकते ही नहीं, गाड़ी नहीं रोकते। अगर वहां सिग्नल हो तो अलग बात है, नहीं तो बिल्कुल रोकते नहीं, फराटे से गाड़ी चलती जाती है। और किसी को जिसको सड़क पार करनी है, जो धीमे धीमे चलते हों, बुजुर्ग या बच्चे हों जिनके साथ, तो वो बिल्कुल अटके रह जाते हैं। फिर कभी कोई आता है जो अपनी गाड़ी रोक देता है सामने में और उसकी वजह से सारे लोग जाते हैं जी। तो ये बड़े मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी ना हो कि किसी की मदद ना करें, और ऐसा भी ना हो कि अगर जरूरत हो और संभव हो तो मदद जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। इससे एक किस्सा तो याद आ गया। वैसे तो हमारी सखियां चाह रही होंगी कि गीत सुना दिया जाए, तो हम गीत सुनवा के फिर किस्सा बताते हैं। चलिए। चमन के फूलों से ये कौन आया कि तुम सब
तो दीपा जी, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जिंदगी तो यूं ही चलती है नेहा। लेकिन नेहा, तुम एक और किस्सा बता रही थी ना मदद के बारे में। हाँ, तो मुझे तो ये कहना है कि भाई मदद तभी की जाए जब जरूरी हो, जब सामने वाले को वाकई मदद की जरूरत हो। तो एक किस्सा तो ये था कि एक बुजुर्ग, अक्सर बुजुर्गों को हम सड़क पार करवा देते हैं कई बार, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो ऐसा एक बार हुआ कि एक छोटी लड़की ने बुजुर्ग को सड़क पार करवा दी और वो उसे बुरी तरह डांटने लग गए। अरे तो ऐसे कैसे? हाँ, तो वो बच्ची को लगा कि अरे एक तो मैंने मदद कर दी इनकी और उसके बाद आप मुझे डांट रहे हैं। तो वो भी उनसे बहस करने लगी कि भाई मैंने आपकी इतनी मदद की, आप वहाँ कोने में खड़े थे, चुपचाप खड़े होके देख रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, तो मैंने आपको पार करवा दिया। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से इस सड़क को यहाँ से पार करके वहां पहुंचा था और तुमने हाथ पकड़ के मेरी बात सुने बगैर मुझे यहाँ पहुंचा दिया। तो ऐसा हो जाता है कई बार। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मदद तो नहीं चाहिए और कभी देने वाला सामने खुद ही पहुंच जाता है। हाँ, बेवजह मदद करने से क्या होता है, मदद तो नहीं होती है, मुश्किलें बढ़ जाती है और मदद करने वाले का दिल टूट जाता है। ओहो, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिल लेकिन टूटता भी है कई बार, वो चाहे मदद हो या कहीं दो दिलों से जुड़ने वाले प्रेमियों के हो या घर में कहीं किसी से तनाव हो, तब भी दिल अच्छी जगह जा रही है। बात कहाँ जा रही है आपको भी पता चलेगा नेहा, और हमारी सखियों को भी। और कभी कभी दिल मिल जाते हैं, तो जब दिल मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है अब तो सब आसान है और अब सब आगे अच्छा ही होगा। कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि अरे मेरा दिल नहीं लग रहा, हम बात बात में नहीं कहते ऐसा। मेरा तो अब ये करने का दिल ही नहीं लग रहा है। और गाना भी ना, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। तो खास तौर पे पढ़ने में ही दिल नहीं लगता है। और खास तौर पे इस कोरोना काल में, इस काल में हम लोगों ने अपने दोस्तों से एक दूसरे से फोन पर ये जरूर बोला है, अब तो हम ये काम कर करके हमारा ये दिल इससे भर गया है, हमारा दिल उससे भर गया है, अलग अलग तरह की रेसिपी बनाने से भर गया है, या कभी कभी दिल चुरा भी लेता है कोई। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं प्रतीक रूप में हो गई है, लेकिन दिल से जुड़ी एक बड़ी जरूरी बात आप करने वाली है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। देखो, जीवन के कितने हिस्से हैं जहाँ दिल जुड़ा है। यानी कि दिल है तो सब है, और अगर दिल है स्वस्थ तो स्वस्थ होगा हमारा जीवन। बिल्कुल, क्योंकि शरीर का सबसे जरूरी अंग है दिल, और दिल की मदद से, जैसे कि मदद की बात हो रही थी, दिल की मदद से ही शरीर पूरी अच्छी तरह से चल पाता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। तो जब ये खास है तो क्यों ना इस खास अंग के लिए कुछ खास दिन मनाया जाए। तो आज है विश्व हृदय दिवस। बिल्कुल, विश्व हृदय दिवस की आपको दिल से हार्दिक बधाई, और हमारे हृदय से बधाई हमारी सभी सखियों को, हमारे सभी सुनने वालों को भी। लेकिन दिल के बारे में बातें हो रही हैं तो दिल से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, उनकी बातें भी होनी ही चाहिए। वो भी करेंगे। पहले ही बताते हैं ये दिन क्यों मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में जो हृदय के रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जी, कम उम्र से लेकर बड़े उम्र तक, हम बहुत सारी बातें करेंगे इस बारे में अपनी सखियों से। तो छोटी सी उम्र जैसे 22-23 की उम्र में भी देख रहे हैं, तो बड़ी उम्र तक में भी ये हृदय से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इसके प्रति जागरूकता जागे, और हमारे सखियां और उनके परिवार के लोग कैसे अपने दिल को स्वस्थ रखना है इस बारे में अपना अवेयर रहें जी। तो इसलिए मनाते हैं विश्व हृदय दिवस। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। मेरे दिल को बड़ी अच्छी लगी एक बात, और दिल को जब बातें अच्छी लगती है तो ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाके बैठ जाओ, किसी से बातें ना करो और एक गाना सुनो।
का राज समझा गया, जिंदगी में कोई आ गया, प्यार का राज समझा गया, उनके हो ही गए हम तो खो ही गए, जाने जादू ये कैसा किया, दिल उनको उठा के दे दिया, कुछ घबरा के कुछ शर्मा के, अब सोचते हैं ये क्या किया, कुछ घबरा के कुछ शर्मा के, दिल उनको उठा के दे दिया। दिल उठा के तो हम दे देते हैं, लेकिन किस चीज को हम अपना दिल दे रहे हैं, या कहें कि दिल को हम कौन कौन सी चीजें दे रहे हैं, वो उसके लिए अच्छा है या नहीं है, ये सोचना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि इतनी ज्यादा ही बीमारियां इससे संबंधित होने लगी है, दिल से संबंधित। खाने पीने का कभी हम ध्यान नहीं रखते हैं, कभी अव्यवस्थित जीवन रहता है, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बहुत चल रहा है, तो कभी देर रात तक किन्हीं लोगों का काम चलता है, किन्हीं का देर रात से शुरू होकर के दोपहर तक होता है। तो ये जो अनियमितता है अपने दिनचर्या, खाने की, सोने की, ये सारी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं कि किस समय पे हमें खा लेना चाहिए या किस समय पर सोना जरूरी है, वो ध्यान नहीं देते, वो सारी चीजें मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। और इसी वजह से ये बीमारी का जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हृदय को हमें खुशियों का घर बनाना चाहिए, लेकिन हम हृदय को बीमारियों का घर बनाते जा रहे हैं। कई कार्डियोलॉजिस्ट इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और एक कार्डियोलॉजिस्ट है सीनियर, उन्होंने कहा है कि हार्ट की बीमारी के लिए कोई उम्र नहीं होती है। नेहा, वो कहते हैं ये हमारी जो गतिहीन यानी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है ना, इसके कारण 22 साल की उम्र के व्यक्ति में भी हार्ट अटैक देख सकते हैं आप, क्योंकि इतनी कम उम्र है, वो भी हार्ट अटैक का सामना कर सकता है। और फिर बढ़ती उम्र में तो कभी भी हो ही सकता है, अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि हम कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करते हैं, हम एक ही जगह पर बैठे हैं, और जो चीजें मना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो सब खाए चले जा रहे हैं, तो उनका असर तो धीरे धीरे दिल पर पड़ता ही है। जी, कभी वसा से युक्त खाना बहुत होता है घरों में। इन दिनों में अलग अलग तरह के पकवान नहीं बन रहे हैं, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और फिर खा रहे हैं, और फिर हिलना डुलना इतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो भी काम करना है आपको घर में रहकर ही करना है। अब जरूर थोड़ा थोड़ा निकलने लग गए हैं, जो व्यापार करते हैं या जिनकी नौकरी है, वो जहां जहां जरूरी है वहां वहां अब निकलना जरूर शुरू हुआ है, और थोड़ा थोड़ा हमारा जो शेड्यूल है, जो हमेशा पहले रहता था हमारे सामान्य दिनों में, वो होने लगा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन वक्त है, अभी भी वक्त है, सब कुछ जो पूरी तरह से जनजीवन हमारा सामान्य हो जाए, उसमें अभी भी वक्त है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सुबह क्या खा रहे हैं, आप दोपहर में क्या खा रहे हैं, आप शाम के वक्त क्या ले रहे हैं, या आपका जो वर्किंग आवर्स है बहुत ज़्यादा है। और इन दिनों में ये भी देखने में आ रहा है कि जहां हमें पहुंचना है, हमारा ऑफिस या हमारी दुकान है, तो वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि जैसे खास तौर पे मुंबई की बात करें तो बसेस में अगर आपको चढ़ना है या ट्रेन में आपको चढ़ना है तो बहुत लंबी लंबी लाइनें, संख्या क्योंकि सीमित हो गई है, और जैसे बसों की अगर बात करें तो एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, और जिसे खड़े भी होना है तो एक ही लाइन पर खड़े हो सकते हैं, दो लाइन में इतनी भीड़ हम नहीं जाते हैं, तो इसकी वजह से एक बस में चढ़ने भी नहीं मिलता है, तो आधी संख्या में लोग जा सकते हैं, तो इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। और ऐसे में हो क्या रहा है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, लोग देर से घर आ रहे हैं और जल्दी निकलना होता है, क्योंकि फिर वही लाइन और वही चक्कर, जो इंतजार का जो फेर है, वो सब वापस से दूसरे दिन वही देखना है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप खा क्या रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जो आप खाते हैं वही आपका व्यक्तित्व बनता है, और वही चीज आपके चेहरे पे, आपके शरीर के ऊपर या आपकी आंखों में भी दिखाई देता है। हम कहते हैं इसकी आंखें बहुत चमकीली हैं, या इसकी बहुत चेहरा भी बुझा बुझा लगता है, अगर हम थक जा रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं ठीक से, तो वो इसलिए है कि कहीं अंदर के हमारे शरीर के हिस्से कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें तो आपने कही, साथ ही साथ हृदय रोग के लिए एक और बात जो सबसे ज्यादा
जरूरी हम कह सकते हैं वो है तनाव। कभी हम लंबी लाइन में लगे होते हैं तो हमें इस बात का भी तनाव हो जाता है इन दिनों कि भाई जो 22 साल के व्यक्तियों को हृदय रोग हो जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप, तो तनाव इसका बड़ा कारण हो सकता है। अगर किसी ने हमारे सोशल मीडिया पर ज्यादा फोटो पे लाइक्स नहीं मिले तो उसका भी तनाव हो जाता है बच्चों को। तो आजकल मतलब तनाव का कारण इतना छोटा भी हो गया, छोटी छोटी बातों का तनाव लेने लगे हैं हम। और लाइन लंबी है तो अब अगली बस कब आएगी, हम पहुंचेंगे कि नहीं समय पर, उसका तनाव हो जाता है। भूख लग रही है तो उसका भी तनाव ले लेते हैं। खाते नहीं है, टिफिन हमारे बैग में है, लेकिन हम ये सोचते कि अरे यार खाना है, अब हम कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, क्या करेंगे, वो सोच के भी हम तनाव ले लेते हैं जी। तो बड़ी छोटी छोटी चीजों का तनाव है जी। युवा वर्ग की जो बात कर रही हो ना आप नेहा, छोटी छोटी बातों में जो तनाव लेते हैं, उसके अलावा महत्वाकांक्षी बहुत हो गए हैं। हाँ, प्रतिस्पर्धा का जो भाव है वो इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे कारण होते हैं कि लोन ले लिया है तो अब वो पूरा करना है, उसके लिए वो अतिरिक्त समय लगाते हैं और नाइट शिफ्ट करेंगे या लेट शिफ्ट करेंगे, एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे और काम करते रहेंगे। और ऐसे में फिर होता क्या है, वही घूम फिर के बात उसी पे आती है कि स्वास्थ्य पर इस सब चीजों का का असर आता है। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य जो कह सकते हैं, मानना ही पड़ेगा कि स्वास्थ्य ही अनमोल पूंजी है। तो अगर उसको हमने जमा नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की, तो फिर बाकी सारी चीजें बेमानी है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, अगर आपका हृदय ही सही नहीं है तो आप मन लगाकर या कह सकते हैं दिल लगाकर कोई भी काम कैसे करेंगे, खुश कैसे रहेंगे। और कई डॉक्टर्स कहते हैं हार्ट अटैक जैसे रोगों को रोकना है, इसका पहले से ही अगर आप जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे अगर हो सके आपके लिए संभव है तो 45 मिनट रोज आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करिए, एरोबिक्स करिए, नृत्य करिए, या आप तेज चलिए, आपके आसपास कहीं कोई प्रांगण होगा, योग कर सकते हैं। योग में भी कई ऐसे ऐसे व्यायाम हैं जिसमें कि अच्छी कसरत मिलती है हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों को। फिर इसके अलावा खाने में आप क्या ध्यान रखें, ताज़ा फल खाइए, सब्जियों से भरपूर डाइट लीजिए, और किसी भी तरह के नशे की लत से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। ये युवाओं की बात करूं क्योंकि बहुत जल्दी उनको आदत हो जाती है काम की वजह से, फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ों का आकर्षण भी होता है कि कोई अगर आसपास के व्यक्ति उस तरीके की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो एक आकर्षण भी होता है। जी, कई बार ऐसा होता है कि किसी चैलेंज के तहत कि भाई आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बच्चे हो, और इस तरीके की बातों पे उकसाया जाता है। जी। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं और हृदय को बिल्कुल अच्छे से आजाद रखिए, खुश रखिए और खुले दिल से सब चीजें सोचिए, है कि नहीं? बिल्कुल, और खुले दिल से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सखियों का साथ भी बहुत अच्छा होता है दिल के स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे। प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तो ये दिल का भंवर तब पुकार करेगा जब उसे स्वास्थ्य के फूल नजर आएंगे आसपास, तो बड़े खुश खुश रहेगा हमारा दिल, हमारा मन स्वस्थ रहेगा। यानी कि हमारे आसपास की जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उसका भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सारे नदी, तालाब, जो पर्वत, पहाड़, आसपास की जलवायु, और ऐसे जब आजकल जो खुला आसमान दिखता है, नीला नीला इतना अच्छा, वो सब चीजें कहाँ थी पहले, क्योंकि प्रदूषण अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। जी जी। तो इसलिए अब सारी चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। और नदियों की बात की जाए तो गंगा को सबसे पवित्र नदी हम मानते हैं, उनको हमने माता का दर्जा दिया है। जी। तो एक अजीब सी बात, एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक सी बात है कि जैसे हम अपनी माता के इर्द गिर्द दुनिया भर की सारी खुशियों का अनुभव करते हैं, वैसे नदियों के लिए भी हम ऐसा अनुभव करते हैं। मानव सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे पर ही हुआ है, लेकिन इतनी निर्भरता के बावजूद भी अक्सर हम जाने अनजाने अपनी माँओं का दिल दुखा देते हैं, है ना? वो कुछ ऐसे कि हम नदियों के साथ भी वैसा ही करते हैं, जैसे कि कई तरह से प्रदूषण फैलाते हैं और उन्हें दूषित कर देते हैं। जैसे फूल पत्तियों को हम उसमें फेंक देते हैं, देखते नहीं हैं कि वो जरूरी है या नहीं। होती, हम ऐसा सोचते हैं कि प्रदूषित होती है। फिर उसके आसपास जो नदी के पास में जो ये बने हुए हैं, हमारे कई तरह के फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, उसमें से जो कचरा निकलता है, जो रासायनिक कचरा निकलता है, वो सीधे नदियों में चला जाता है। आसपास अगर कोई इलाका जैसे गांव वगैरह है, तो वहां के भी सारे वो अपने घर के कचरे को भी उठा करके, अगर पास में नदी है या पास में कोई झरना या छोटा तालाब भी हो, हम बिना सोचे समझे उसमें डाल देते हैं। जी, तो इस तरह से नदियों को प्रदूषित करने का कोई भी मौका छोड़ते तो नहीं है। जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों को प्रदूषित तो हम करते ही हैं। और शायद ये हर किसी ने किया ही होगा, हम छोड़ते नहीं हैं। हम कई बार हम अब रास्ते में जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, और उठाया कचरा हम देखते नहीं और हम फेंक देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही हुआ जब अब क्योंकि गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा नदी की साफ सफाई वगैरह के लिए एक सरकारी परियोजना भी बनाई गई, और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे, ये जो मिशन है, इस मिशन के तहत जल जीवन जो एक कार्यक्रम है, इसके तहत उन्होंने 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जो कि अलग अलग शहरों की है, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ जैसे। और जल जीवन मिशन एक है जिसके तहत अलग अलग जगहों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों की साफ सफाई का कार्य किया जाता है। तो उनका एक लोगो था, वो भी उन्होंने आज लॉन्च किया है। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात की है जिसके बारे में आप हमें बताने वाली हैं। आज गंगा पर आधारित अपनी ही तरह के खास संग्रहालय का उद्घाटन भी किया है, और जिसका नाम रखा गया है गंगा अवलोकन, और एक किताब का भी लोकार्पण किया गया है नेहा, जिसका नाम रखा है रोविंग डाउन दी गैंजेस। जी, तो ये किताब और ये संग्रहालय के बारे में सुनकर ना बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी दिन हम इस संग्रहालय में जाके जरूर इस संग्रहालय को देखेंगे। गंगा की शायद यात्रा इसमें होगी, क्योंकि ज्यादा जानकारी हमें तो अभी फिलहाल नहीं है। जी, और गंगा के इतिहास के बारे में पता चलेगा, गंगा और उससे जितनी भी संबंधित नदियां हैं सबके बारे में पता चलेगा, और शायद हम और इसको पढ़ने से या इसमें जुड़ी जितनी भी किताबें होंगी उनको पढ़ने से जो जागरूकता हम सब में आएगी, वो हो सकता है अगर थोड़े से भी बदलाव हम में आए तो हम अपनी नदी को स्वच्छ बनाएं, फिर से उसमें वो पुनर्जीवन आए, और हमारी नदियों में वो पानी जो पवित्रता का नाम हम जो देते हैं नदियों को। और गंगा नदी की बात करें तो वो हिमालय से निकलती हुई जाती है, और पूरा वो एक कह सकते हैं कि पूरे भारत का भ्रमण करती है। अधिकांश क्षेत्रों को उसने वो होती हुई जाती है वहां से। तो उसके बारे में अगर संग्रहालय है तो बहुत ही दिलचस्प होगा वो, और कभी मौका मिलेगा तो जरूर चलेंगे। बिल्कुल, और हमारी सखियों से भी शायद हमारी मुलाकात वहां हो जाए।
अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो नदियाँ और कह सकते हैं नदियों का आपसी जो मेल होता है, साथ होता है, और नदियाँ हमारे जीवन में जो महत्व रखती हैं वो बड़ी ही अच्छी बात होती है। हमारे कई श्रोता जो हैं और सखियाँ हमारी जो हैं वो सभी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं भारत के, तो उन्होंने भी कई बार हमें अच्छी सी बातें लिखकर भेजते हैं अपने जगह के बारे में। और जो बहुत ही उत्तरांचल कि जो क्षेत्र है हमारे देश का या पहाड़ी क्षेत्र बोले तो वहाँ तो उनके लिए जो जल का जो साधन है वो यही है, नदियाँ ही हैं। वो नदियों से ही पानी लेते हैं और वहीं से ही उनका जल उन्हें जितना शुद्ध मिलता है शायद हम तक आते आते नीचे ये भूतल तक आते आते तो इतना नहीं रह पाता। तो कई हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख करके भेजा है नदियों के बारे में, नदियों के महत्व के बारे में। हमारे गढ़वाल के श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि पहाड़ों में अभी भी जल की शुद्धता है शहरों पे की अपेक्षा, यानी कि शहरों के बजाय अभी भी पहाड़ों में जल की शुद्धता है। और जो लोग अपने को सभ्य मानते हैं उनका यह भी उत्तरदायित्व है कि नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए पहल करें। तो ये सभी की ही ये कह सकते हैं ना कि हम सबके लिए ये सब पर लागू होती है ये बात। बिल्कुल, ये सबका बोल सकते कर्तव्य बनता है कि हम नदियों को, अपने आसपास के जो भी ऐसे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन, उन्हें स्वच्छ रखें और प्रदूषित ना होने दें। ये हमारा तो उत्तरदायित्व बनता ही है। क्योंकि नदियाँ अगर चलती रहेगी, नदियाँ कल कल बहती रहेगी तो जीवन भी बस उसी तरह से फिर चलता रहेगा। नदी और जीवन दोनों का जो मेल है वो बहुत ही ज्यादा
आस-पास, बहुत ही पास-पास है और लेकिन साथ-साथ है। दीपा जी, ये पहाड़ की जब बात हुई ना तो मेरा मन एकदम ऐसे पहाड़ों पे जाके बस गया। जैसे कहते हैं ना दिल की बातें हो रही है आज, तो दिल बिल्कुल पहाड़ों में जाके बस गया। जब पहाड़ों पे जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, क्योंकि कई बार हम फ़ोन का तो प्रयोग सभी करते हैं। तो हम अगर फ़ोन पे फ़ोटो भी अगर खींचते हैं तो कई बार हम लोग बहुत सारे अलग-अलग ऐप के ज़रिए उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन पहाड़ पर जाकर जब हमने फ़ोटो खींची तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट फोटो आती है। एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी ने पेंटिंग बना दी है, वैसी फोटो आती है और उस फोटो में बिल्कुल खो जाने का मन करता है। इसलिए तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं ना नेहा, कि प्राकृतिक सुंदरता से जो भरी हुई जगह हो, जहाँ पर कि नदियों का पानी भी बिल्कुल किसी भी तरह से दूषित नहीं रहता वो, और कल-कल बहती है, पीछे झरना बह रहा हो, पहाड़ हो और आगे हम खड़े होकर के तस्वीर खिंचाएं, तो क्या बात है भई। और कई बार हम तस्वीर खींचते-खींचते इतने खो जाते हैं कि कुछ भी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो ऐसा हम अपने फ़ोन में कई बार खो जाते हैं ना? तो तुम ये कहना चाह रही हो, मैं समझ रही हूँ इशारा कहाँ है, कि कुछ-कुछ लोगों की ये आदत होती है, हम फ़ोन लेकर के बिल्कुल भूल जाते हैं हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम घूमने भी जाते हैं तो हम फ़ोन में ही देखते रहते हैं। तो हो सकता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम सिर्फ़ फ़ोन में ही घूमते हैं, फ़ोन में ही रहते हैं, फ़ोन में ही जागते हैं, फ़ोन में ही सोते हैं। बस खाना खाने के लिए आँखें तो नहीं उठाते, हाथ ज़रूर चलाते हैं। कई बार लोगों को देखा है, जहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें हैं ना, वहाँ पे अंदर लिफ्ट भी होती हैं। जी। तो लिफ्ट में जब आपके मंजिल पर आई लिफ्ट, तो हम अंदर तो चले जाते हैं और नीचे जाना है या ऊपर जाना है बटन दबाना भूल जाते हैं और घूमते रहते हैं और लिफ्ट फिर में घूमते रहते हैं। अपने और ये फ़ोन के चीज़ तो साथ। इतनी बार देखा है कि अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, वो कहाँ व्यस्त रहते हैं ये समझ में नहीं आता है। तो भई इतना भी व्यस्त ना रहिए। आप नीचे, आपको इमारत में नीचे जाना है कि या आपको ऊपर जाना है, वो ध्यान रखें। ऊपर नीचे अधर में ना घूमते रहें फ़ोन के चक्कर में। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बस में बैठे हैं और फ़ोन में लग गए और फ़ोन में लगने के बाद हम भूल गए कि कहाँ उतरना था। वो आगे पहुँच जाते हैं। तो हमारा गंतव्य तो रह गया पीछे और हम आगे चले गए। बिल्कुल। फ़ोन में अगर ऐसे डूबना भी है तो हम तो ये कह सकते हैं कि विविध भारती सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो सुनते हुए आपकी आँखें फ़ोन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हेडफ़ोन लगाइए, आराम से सुनते रहिए, सुनते-सुनते गाना सुनते-सुनते अपने गंतव्य तक पहुँच जाइए आराम से। कई बार रोड पर भी देखा है, रास्ते पे ये तो चलते हुए बहुत ही हाथ में खतरनाक है। फ़ोन रहता है और लोगों के बुरी तरह से ज़ख्मी होने को भी देखा है, कि वो सामने जी। पत्थर है या कोई नुकीली चीज़ है, पता ही नहीं है, वो फ़ोन में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, उन्हें लग गई और उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बिल्कुल। इस तरह की भी घटनाएँ हो जाती हैं। ये नियम भी है कि जब आप रास्ते पर हैं, भले आप गाड़ियों में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तब तो बिल्कुल फ़ोन पर बात ना करें, ये तो कहा ही जाता है। लेकिन अगर आप रास्ता पार कर रहे हैं, आप पैदल हैं, तो भी आप फ़ोन पर बात ना कीजिए, क्योंकि हमारा ध्यान लग जाता है पूरी तरह से फ़ोन में। और रास्ते में जो गाड़ी आ रही, भई अब सिग्नल अगर ग्रीन है, तो वो तो गाड़ी चलाएँगे ही चलाएँगे। आप बीच रास्ते में पहुँच जाते हैं, तो कई बार दुर्घटना हो जाती है। आपको बचाते-बचाते भी कोई और ज़ख्मी हो सकता है। सही बात है। और फ़ोन, सिर्फ़ फ़ोन को नहीं, फ़ोन से जुड़ी हुई वो जो हेडफ़ोन होता है ना, वो लगा लेते हैं कान में। तब अगर आप ट्रैफ़िक में हैं, आपको पता नहीं चलता कि पीछे से किसी को ज़रूरत है आगे जाने की या साइड से गुज़र जाने की, तो ऐसा भी ना करें। हो बिल्कुल। सकता है आपका काम कुछ ऐसा हो जिसमें आपको हर वक़्त फ़ोन पे रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। ज़रूरत होती है। व्यापार कुछ इस तरह का हो या काम आपका कुछ इस तरह का हो, जी। जहाँ पे आपको हर वक़्त फ़ोन पे रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप कुछ इस तरीके का रास्ता निकालिए कि अगर आप रास्ते में हैं, तो इस फ़ोन का उपयोग ना करें, क्योंकि कितना क्या होगा, आप जब जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचकर भी वो इमरजेंसी कॉल को आप ले सकते हैं या बात जी। कर सकते हैं। जीवन ज़्यादा ज़रूरी है या वो फ़ोन का रास्ते पे उठाना ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, आप साइड में खड़े होकर भी वो फ़ोन को पूरा अटेंड करने के बाद जा सकते हैं। और आपने जब कहा ना कि हेडफ़ोन लगाकर नहीं, तो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ कि भई विविध भारती सुनते हुए भी आप जा सकते हैं। अगर आप बस में हैं, अगर आप किसी साधन में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए नहीं, आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो बिल्कुल भी हेडफ़ोन वगैरह मत लगाइए। अपने स्टीरियो पे आप चला लीजिए, सुनते-सुनते जाइए भले ही। जी। लेकिन जब आप रास्ता पार कर रहे हैं, तो हेडफ़ोन लगाकर तो बड़े अपने पसंदीदा गीत भी अगर आप सुनते-सुनते जाएँगे, तो भी दुर्घटना की उतनी ही संभावना हो जाती है। जी, तो जीवन बहुत अनमोल है। इसे इस तरह से ना व्यर्थ गँवाना चाहिए, जहाँ पर कि हमें पता ही ना चले। ठीक है, ये सब तकनीक है और जी। सब नया ज़माना है, ये नए आधुनिक तौर तरीके हैं। इन्हें उतना ही अपनाएँ जितनी ज़रूरत है। और बिल्कुल। जहाँ ज़रूरत नहीं हो, किसी एक दिन अगर हम फ़ोन को छोड़ के भी देखें ना नेहा, देखते तो हैं क्या होता है। हम फ़ोन को साइड में रख दें उस दिन, जैसे कहते हैं ना डिटॉक्सिफ़ाई होना है। जी, तो बिल्कुल एक दिन उससे फ़ोन बच के रहना है। एक दिन के लिए फ़ोन से बच के रहना है।
लेकिन फोन, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है, तो कुछ फायदे भी हैं फोन के, जिसके बारे में हम बताने वाले हैं आज। आप तो जानते ही हैं। बिल्कुल, हम तो जानते हैं। तो पहले गीत सुने, फिर हम सखियों को बताएं। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां हैं, मेरे कुछ सपने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। खफा होने का ये कोई और नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। खफा होने का ये कोई और नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं। दुनिया की आंखों से बचेंगे हम कहाँ, और करीब आ जाने जहां। मैं तेरे पीछे हूँ, कोई मेरे पीछे है, दुश्मन इतने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। तेरी भोली अदा पे बेचैन हूँ मैं, अभी तुझे पता नहीं कौन हूँ मैं। मन मेरा पापी है, बचा मुझे सनम, हंसो नहीं जो मैं कहूँ, सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू, नहीं पहचाने तू, मुझे गम कितने हैं। हाँ, मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। मेरे कुछ वादे हैं, मेरे कुछ अरमां हैं, मेरे कुछ सपने हैं। मैंने कुछ खोया है, मैंने कुछ पाया है तेरे प्यार में। तो जैसे कहा गया है कि भाई मैंने कुछ खोया, मैंने कुछ पाया तेरे प्यार में, ये कह सकते हैं मोबाइल के लिए। क्योंकि मोबाइल से जितना कुछ खो रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई रिश्ते खो रहे हैं, ये हो रहा है, वैसे ही हम लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं। हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो हमारे अंदर काबिलियत है, वो भी हम मोबाइल, या कह सकते हैं मोबाइल के जरिए जो सोशल मीडिया के अलग अलग आयाम खुले हैं, उनसे हम पा सकते हैं ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। तो मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगर नुकसान है तो ऐसी बात नहीं है, कुछ उसका इस्तेमाल ऐसा भी है जहां आपको फायदा दे सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, करियर भी बना रहे हैं लोग इसमें। बिल्कुल, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, बहुत से यूट्यूबर्स, कहने का मतलब है कि यूट्यूब जो एक जीमेल का ही, एक गूगल का एक अंग है, और उसके जरिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। वो कैसे? तो कह सकते हैं हम कि यूट्यूबर बनना कहते हैं इसे। तो आपकी जो भी योग्यता हो, आपको खाना बनाने की रुचि हो, आपकी खेल कूद में रुचि हो, आप डांस करना जानती हो, गाना गाना जानते हो, या फिर कोई भी अपनी रुचि हो सकती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कुछ भी, मतलब एक छोटी से छोटी भी, मिट्टी के घड़े भी अगर बनाते हैं तो भी लोग वीडियोस देख लेते हैं। क्योंकि जो
जिन चीजों को कोई नहीं जानता तो उन्हें तो अच्छा लगता है ना। यहाँ तक कि किसी पूजन की विधि भी आप उस पे आ जाती है आजकल। तो अगर आप कहीं बहुत दूर हैं या किसी प्रदेश में हैं तो वहां पे भी आप अपने जो भी त्योहार है जिसको अगर आप मनाना चाहते हैं और आपको पूरा उसका विधि विधान नहीं पता है तो आप YouTube पे जाकर के देखिए तो जरूर मिल जाते हैं। तो इस तरह से YouTube, जैसे कि आप कह रही थी कि उम्र का अब कोई इसमें बंधन भी नहीं है, किसी भी उम्र के व्यक्ति इसे यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो आज हम बताते हैं कि यूट्यूबर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है और यूट्यूब के जरिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं या करियर कैसे बना सकते हैं एक यूट्यूबर के जरिए। तो सबसे पहले तो आपका एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि ये गूगल का ही अंग है। तो जीमेल अकाउंट से ही यूट्यूब में आप लॉग इन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप घर में किसी से मदद ले लें और ये अकाउंट बना लें। बिल्कुल, तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट बनाना जरूरी। हमारी तो सखियां बड़ी होशियार हैं, आजकल फेसबुक पर हमें कमेंट्स करती तो उनके अकाउंट्स हैं ऐसा हम सोचते हैं, या फिर आपका सुझाव भी काफी सही है। और जब आप लॉग इन कर लेते हैं यूट्यूब पर तो आपको राइट साइड यानी कि दाईं ओर पर एक आपकी ही मेल आईडी लिखी हुई नजर आती है और आप जब इसको क्लिक करते हैं तो इसमें कई विकल्प खुलते हैं, जिसमें से आता है योर चैनल यानी आपका चैनल। तो आपको अपना एक चैनल बनाना है जिसमें आप अपने वीडियोस डालेंगे जी। तो इस चैनल के लिए आपको चैनल, जब से आप योर चैनल या आपका चैनल पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं यहाँ, या फिर आप अपने नाम का चैनल बना सकते हैं, या जैसे कुकिंग का है कोई चीज है तो ये यूट्यूबर की इच्छा के अनुसार वो चाहे जैसा उस अपना जो चैनल बनाए उसका नाम रख ले। हाँ जी। और इसके बाद जब आपका अपना चैनल तैयार हो जाता है तो आपको वहाँ वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो ये वीडियो आपके अपने वीडियो होने चाहिए, उसमें कोई संगीत, आप फिल्मी संगीत नहीं ले सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट होता है उसमें जी। तो कई फ्री संगीत मतलब जिन पर कॉपीराइट नहीं है, जो कि मुफ्त में किसी ने दिया हुआ है, ऐसे संगीत भी होते हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप वीडियो बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी वीडियो बनाने। और तो ये बात तो हो गई चैनल बनाने की। अब चैनल बन गया तो उस पे कमाई कैसे हो जी, ये खास बात है कि अब भाई कमाई तो चैनल तो बन गया, अब इसमें डालेंगे क्या और कमाई की शुरुआत कैसे होगी। बिल्कुल, तो एक कोशिश ये कर सकते हैं कि अपना मौलिक कोई वीडियो आप डालिए, जैसे कि कोई चीज ऐसी जो आप करते हो खुद की हो, तो वो ज्यादा चलने के चांसेस होते हैं, लोग उसको देखना ज्यादा पसंद करते हैं कि भाई कोई इंसान किस तरह से, क्योंकि सब अपने अपने यूनिक होते हैं कहते हैं ना। तो यानी कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो, आपके पास कुछ ऐसा हुनर हो जो बहुत कम देखने में मिलता है या बहुत कम पाया जाता है, तो उस तरह की चीज अगर आप डालेंगे बिल्कुल तो शायद लोगों का आकर्षण जल्दी इस पर आकर्षित होंगे इसकी तरफ, है ना। तो और जब पैसे कमाने तो उसके लिए कुछ नियम उन्होंने निर्धारित किए हैं, जैसे कि चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। सब्सक्राइबर वो होते हैं जो आपके चैनल को, उन्होंने एक तरीके से कहिए कि उनकी उसे ज्वाइन कर लिया एक तरह से कि आपका जब भी कोई वीडियो आता है तो उन तक उसके एक नोटिफिकेशन जाता है, एक सूचना जाती है कि आपने एक वीडियो डाला है। यानी कि क्लब की तरह हो गया कि हम किसी कोई एक क्लब को ज्वाइन नहीं करते, वहाँ पर हम अपने से ही जो अपनी रुचि के अनुसार जुड़ी हुई चीजें देखते हैं जी। और दूसरा ये नियम है कि आपके किसी भी वीडियो को, आपके कई वीडियोस भी आप डाल सकते हैं, आपका एक वीडियो भी अगर है तो भी 4000 घंटे तक उन्हें देखा गया हो, यानी वीडियो 5-5 मिनट के, 3 मिनट के भी हो सकते हैं, पर बहुत से लोगों ने अगर देखा है तो कुल मिलाकर 4000 घंटे होने चाहिए। तो ये वीडियो जो है देखने के समय को लेकर पूरे समय को जोड़ा जाता है, चाहे 25 लोगों ने देखा हो, 50 ने देखा हो, 500 ने देखा हो, कुल मिलाकर 4000 मिनट तक, 4000 घंटे तक आपके वीडियो को किसी ने देखा हो। अच्छा, लोगों ने अपने आप जुड़ जाता है ये समय जी। वो अपने मौलिकता पर आधारित है कि कैसा वीडियो है, अगर वो चल रहा है, अगर किसी कुकिंग का वीडियो सोच लीजिए ना, आजकल तो लोग अलग अलग इतने रहते हैं कि उन्हें तो आटा लगाने की भी विधि चाहिए होती है और हमारी सखियां होती है माहिर, तो आटा कैसे लगाएं पर भी, और बड़ा सुंदर सा शीर्षक ऐसा आसान सा सरल सा रखने से बड़ी आसानी से गूगल सर्च में भी मिल जाता है। कई टैग्स भी उसमें ऑप्शन आते हैं, आप टैग डाल सकते हैं, आटा कैसे लगाएं, आटा कैसे करिए, इस तरह से अगर आप डालते हैं तो भी बड़ी आसानी से लोग उन्हें उस वीडियो को लेकर पहुंच जाते हैं जी। और इसके बाद आपको जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है, यानी कि आपके चैनल पर अब पैसा मिलने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो एक एडसेंस गूगल का ही होता है जिसमें अकाउंट्स की डिटेल मांगी जाती है। ये याद रखना है कि भाई प्रमाणित गूगल एडसेंस पर ही अपना खाते की जानकारी दें, कहीं और ना दे, किसी जानकार व्यक्ति को बिठाकर ही ये काम करवा लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
और ये हो जाने के बाद जब मोनेटाइज हो गया, अब आपके वीडियो जब भी देखते जाते हैं तो उनके जो भी व्यूज होते हैं, जो भी लोग उनको देख रहे हैं, कितने समय तक देख रहे हैं, वो सारी चीजें जुड़ती जाती हैं और पैसे बनने शुरू हो जाते हैं जी। तो $100 तक जब रुपए हो जाते हैं तभी वो आपके खाते में आते हैं, उससे पहले वो नहीं आते हैं। अच्छा, और ये जरूरी बात है कि $100 होने के बाद जी, तो अगर नहीं आ रहे पैसे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कई बार हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में मिलाकर $100 होता है, तो पैसे उसी वक्त आते हैं। और अगर ये कमाई के 3 तरीके हैं, एक तो एड से आता है, जो कि हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो इसके शुरुआत में कई बार विज्ञापन आते हैं, वो कमाई का जरिया पहला वो होता है। दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आपने किसी कंपनी के साथ बातचीत की है, बड़े यूट्यूबर बन जाने के बाद ऐसा होता है कि कई कंपनी वाले कहते हैं कि आप हमारे लिंक्स अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में लगा दें, नीचे लगा दें, तो कोई अगर मान लीजिए वहां जाता है उस लिंक के जरिए, तो उससे उन्हें आप वो एक निश्चित कमीशन तय करते हैं, वो आपको मिलता है जी। उसके अलावा कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, यानी किसी ब्रांड वाले ने कहा या आपके आस पड़ोस के किसी ने कहा कि भाई ये आप बड़े फेमस हैं, आपको 500-700 लोग आपके वीडियो देखते हैं, तो आप ये जाते टाइम ये झुमका डाल लें और आप बता दें कि भाई ये झुमका मैंने इनसे लिया है। तो इस तरह का भी आप एक काम कर सकते हैं, इससे भी पैसे मिलते हैं। ये पैसे आपको वही कंपनी वाले या वही व्यक्ति देंगे जिनसे आपने बातचीत की है, तो ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद आप बस आपको अपने वीडियोस डालना है अच्छी तरह से, और वो वीडियोस जब चलने लगते हैं तो आपको पैसे मिलने लगते हैं और आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं। जितना सरल सादा वीडियो होता है ना, उतना ही ज्यादा चलता है, ये मेरा अनुभव है। अच्छा, यानी कि सरल हो और अच्छी भाषा में हो, ऐसी सादी भाषा में हो जो कि सबको समझ में आ जाए। बिल्कुल। और कुछ, लेकिन कुछ सिखाइए ऐसा जो कि कुछ अलग हो, अनूठा हो। जी बिल्कुल।
तो इतना अच्छा गीत आपने सुनवा दिया दीपा जी, हमें भी, हमारी सभी सखियों को भी। क्या बात है नेहा। और देखो वक्त बिल्कुल खत्म होने को है। वक्त पे कभी कभी गुस्सा भी आता है ना कि बिल्कुल इतनी जल्दी जल्दी क्यों चले जाता है। और वक्त ऐसा होता जा रहा है कि हमें बस निकलने का समय आ रहा है। तो अपने दिल का ख्याल रखें, अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखें, नदियों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, लेकिन साथ ही साथ खुद का भी ख्याल रखें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और सुनते रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। दीजिए इजाजत मुझे यानी नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी को। आपको हमारा नमस्कार। सखी सहेली।